जाने कितनी मधुर ध्वनियों से हमारा जीवन भर जाता है। रिमझिम गिरे सावन से लेकर गर्मियों की रात को ठंडी पुरवाइयों के बीच ठंडी सफेद चादरों पर जागने के दिन याद आने लगते हैं। हमें याद आने लगता है वह समय जब हमने जीवन में पहली बार प्रेम को जाना था। पहली बार अपने सिरहाने रखी सेमल की रूई से बनी नर्म तकिया की उष्मा और नरमी को महसूस किया था। जब हमने पहली बार कभी नंगे पांव घास पर चलने से पांव के तलवों में उपजी हल्की सी सिहरन महसूस की थी। मित्रों, आप सबसे निवेदन है कि प्रेम पर इस आख्यान को सुनने से पहले और अपनी देह के भीतर प्रेम में रसायनों की भूमिका को जानने से पहले अपने अपने जीवन के पहले प्रेम की अनुभूति को अवश्य याद करें। यह न कहिएगा कि हमें कभी किसी से प्रेम ही नहीं हुआ, इसलिए कि हम सब नैसर्गिक रूप से इस संसार के प्राणी हैं और प्रेम एक नैसर्गिक क्रिया है। मित्रों, प्रेम क्या है? प्रेम कैसे होता है? किस उम्र में होता है? इन सब बातों पर जाने कितने विद्वान, लेखक, साहित्यकार, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक शोध कर चुके हैं। प्रेम पर जाने कितने आख्यान रचे गए हैं, कितना साहित्य रचा गया है। ऐसा कोई कवि नहीं होगा जिसने कभी प्रेम कविता ना लिखी हो। इन पर बातें भी बहुत की जा चुकी हैं। इसलिए आज मैं इन सब के अलावा, इनसे इतर प्रेम के बारे में कुछ और कहना चाहता हूं। मैंने कुछ सवाल मित्रों को भेजे थे। एक एक कर सारे सवालों के जवाब आपको मेरी बातों में मिलते जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि अंत तक कोई भी प्रश्न आपके मन में शेष नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बस यही एक शर्त है। हम सब मनुष्य हैं। तकनीकी भाषा में कहें तो होमो सेपियंस हैं। हमारा जन्म इस संसार में सुख से जीने के लिए हुआ, लेकिन हमने यहां दुख भी पैदा कर लिया। हमारा जन्म आनंद से जीने के लिए हुआ है, लेकिन हमने अपने जीवन में पीड़ा को स्थान दे दिया। ऐसा क्यों किया हमने? हम मनुष्य हैं। हम तो भय, निद्रा, मैथुन, आहार जैसी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के साथ पैदा हुए थे। आखिर सुख से जीना भी तो एक प्राकृतिक इच्छा है। मित्रों, अपनी लंबी कविता देह लिखने से पूर्व मैंने मनुष्य देह पर लिखी अनेक पुस्तकें पढ़ी, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का भी अध्ययन किया। वैसे भी बरसों से मस्तिष्क पर लिखते हुए यह अध्ययन कर ही रहा था। वैज्ञानिक अध्ययन यह बताता है कि हमारे भीतर जो भी भावनाएं, इच्छाएं, अनुभूतियां होती हैं, वे सब इस मस्तिष्क के भीतर ही उपस्थित होती हैं। और अब तो यह बात सर्वविदित है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जब यह खोज नहीं हुई थी तब यह अनुभूतियां मस्तिष्क में नहीं बल्कि कहीं और होती थी। होता सब कुछ वही है, बस शोध या खोज बाद में होती है। जैसे कि हम हजारों वर्षों से होमो सेपियंस प्रजाति के मनुष्य हैं, बस पता हमें अभी चला है कि हम मनुष्य हैं। और यह भी बात है कि इन दिनों सत्ता फिर से हमें मनुष्य से मशीन या रोबोट बनाने की तैयारी में है, ताकि हम उनके द्वारा बताई गई बटनों को दबाकर उन्हें वोट दें और फिर वे हमें अपना रोबोट बनाकर जीवन भर हमारी बटनें दबाते रहें और हमारा इस्तेमाल करते रहें। बहरहाल, मैं कह रहा था कि इसी नेचर ने हमारी यह देह बनाई है और हमने इस देह के ऊपरी भाग में स्थित इस मस्तिष्क में अनुभूतियों को स्थान दिया है। जब भी हमारे जीवन में कोई घटना होती है, या तो वह आनंद देने वाली होती है या दुख देने वाली होती है, लेकिन मूल रूप से हमारा ब्रेन आनंद की अनुभूतियों को चाहता है। उसे दुख, पीड़ा, क्षोभ, घृणा,
विरक्ति, चुभन बिल्कुल नहीं चाहिए। उसे यह सब भी सहना पड़ता है, यह बात अलग है। वस्तुतः हम मनुष्य हैं और हमारा जन्म ही आनंद से रहने के लिए, सुख से रहने के लिए, प्रेम और शांति के साथ रहने के लिए हुआ है। इस बात पर मुझे एक बड़ा पुराना चुटकुला याद आ रहा है। पति पत्नी के बीच लड़ाई हो गई। पति ने कहा, देखो तुम मुझसे झगड़ा मत किया करो, मुझे शांति के साथ जीने दो। पत्नी ने भी तुरंत जवाब दिया, लेकिन झगड़ा तो तुम करते हो। ठीक है, तुम शांति के साथ रहो, मैं भी आनंद के साथ रहना चाहूंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस जोक, मित्रों, हम सबकी यही स्थिति है। हम मूलतः आनंद के साथ ही रहना चाहते हैं। यही हमारा स्थायी भाव है। हम बचपन से सुनते आए हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। स्कूल में निबंध भी लिखा होगा आपने। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि मनुष्य को जीने के लिए एक समाज चाहिए। वह अकेले नहीं रह सकता, न शारीरिक रूप से, न ही मानसिक रूप से। वह अपने जैसे अन्य मनुष्यों के बगैर जी ही नहीं सकता। अकेलापन इंसान के लिए एक सजा की तरह होता है। अगर इंसान को अकेला रख दिया जाए तो या तो वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएगा, अथवा आत्महत्या कर लेगा, या बीमार होकर मर जाएगा। इसलिए आदिम काल से ही मनुष्य ने अपने लिए एक समाज का निर्माण किया। जो पहले वह कबीले बनाता था या किसी कबीले में शामिल होता था, और आजकल आजकल वो फेसबुक और व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाता है या अन्य ग्रुप्स में शामिल होता है। फिर उसके बाद वो अपने ग्रुप को सबसे बड़ा ग्रुप बताता है, अन्य ग्रुप्स की निंदा करता है और उनके सदस्यों को अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश करता है। यही हाल लेखक संगठनों का भी है और राजनीतिक पार्टियों का भी। उसके बाद फिर कवियों का ग्रुप अलग, कथाकारों का ग्रुप अलग, मंच वालों का ग्रुप अलग और छपने वालों का ग्रुप अलग। मित्रगण अवश्य यहां विचारधारा के आधार पर भिन्नता की बात करेंगे, लेकिन उनके लिए मैं बता दूं कि मेरे YouTube चैनल पर वे लेखन के मनोविज्ञान और राजनीति के तहत मेरे विचार सुन सकते हैं। और आज जब ये प्रसारण लाइव हो रहा है, यदि कुछ मित्र अन्य किसी आकर्षण में या बहकावे में आज का यह संवाद ना सुन पाए, तो उनके लिए भी बाद में फेसबुक और यूट्यूब पर यह उपलब्ध रहेगा। हालांकि लाइव सुनने का अपना आनंद है और इसका एक अलग ही मजा है। खैर, आभासी समूहों की बात मैं नहीं करना चाहता, लेकिन उसके बावजूद भौतिक जीवन में जाने कितने समाज हैं जिनमें हम शामिल हैं। कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज, विश्वकर्मा समाज, चित्रगुप्त समाज, बंग समाज, उत्कल समाज, भीम समाज, आदिवासी समाज, फलाना समाज, ढेकाना समाज। अब जब हम अपने जैसे अन्य प्राणियों के साथ एक समाज में रह रहे हैं, तो हमारा यह केवल कर्तव्य ही नहीं बल्कि आवश्यकता भी है कि हम यहां आनंद से रहें, अन्य लोगों को भी जितना हो सके भरपूर आनंद दें और उनके साथ रहकर आनंद प्राप्त करें। यही हमारे जीवन मूल्य हैं जिनके लिए हम जीते हैं। लेकिन यहीं पर हमारा एक और जीवन मूल्य है जो बहुत मायने रखता है, और वह है प्रेम। हम बिना प्रेम के नहीं जी सकते। प्रेम का विलोम है घृणा। प्रेम अगर अमृत है तो घृणा जीवन का जहर है। आप सोचेंगे कि ये कोई नई बात तो नहीं कह रहे। बिल्कुल सही है। जाने कितने लोगों ने प्रेम पर आख्यान लिखे हैं। संत कबीर कह गए हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, या प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। और जब वे गुस्से में होते हैं तो कहते हैं कि कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर ना आए। मित्रों, वस्तुतः यह प्रेम है क्या? क्या एक स्त्री और पुरुष के बीच जो होता है वही प्रेम है? दो पड़ोसियों के बीच होता है वह प्रेम है, या प्रेम कुछ और है?
स्त्री पुरुष के बीच वाले प्रेम की व्याख्या पर मैं कुछ देर में आता हूं, लेकिन पहले प्रेम के इस प्रकार की व्याख्या कर लें और देखें कि यह प्रेम उस प्रेम से किस तरह भिन्न है। ईसा मसीह के नाम से एक वाक्य प्रसिद्ध है जो ओल्ड टेस्टामेंट में है, लव दाई सेल्फ एंड लव दाई नेबर, यानी अपने आप से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। यह बात केवल ईसा ने नहीं कही, बल्कि अनेक विद्वानों ने इसे कहा है। सोचिए, ईसा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो? इसके पीछे एक बहुत गूढ़ बात है। हम अपने आप से तो प्रेम करते ही हैं, लेकिन आत्ममुग्धता, आत्म प्रेम और आत्म मोह, इनमें अंतर होता है। आत्ममुग्धता अहंकार से जुड़ी है और आत्ममोह संकुचित दायरा है, लेकिन आत्म प्रेम यह जरूरी है। जब आप खुद से प्रेम करेंगे तो प्रेम करना जानेंगे। चलिए, ईसा ने ऐसा क्यों कहा कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो? इसके पीछे कारण क्या है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे आपके जीवन में जितने भी लोग शामिल होते हैं, हमने उनका चयन किया होता है। मित्र हम चुनते हैं। फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो हमारे हाथ में होता है उसे कंफर्म करें या ना करें। फिर जब मर्जी हटा भी सकते हैं। जिसे मित्र बनाना चाहते हैं उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजते हैं। कोई ज्यादा परेशान करता है तो उसे हम डिलीट भी कर देते हैं या अनफ्रेंड कर देते हैं। उसी तरह प्रेमी प्रेमिका का चयन भी हम करते हैं। रास्ते चलते हर किसी से हमारा प्रेम नहीं हो जाता। प्रेम करने लायक पात्र जब मिलता है, तदनुसार परिस्थितियों का निर्माण होता है और प्रेम घटित होता है। अब वैवाहिक जीवन में आइए। पति हम चुनते हैं, पत्नी हम चुनते हैं, यानी शादी किससे करना है वह भी हमारे हाथ में ही होता है। कभी इस चयन में सफलता मिलती है और कभी असफलता मिलती है। हम किसी को प्रपोज करते हैं, वह हमारा प्रस्ताव ठुकरा देता है और दूसरे का चयन करता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि पत्रिका का संपादक अपनी पत्रिका में किसकी कविता छापी जाए ना छापी जाए उसका चयन करता है। उसी तरह बच्चों को जन्म देना या नहीं, यह भी हमारे हाथ में होता है। कितने बच्चों को जन्म देना है वह भी हम तय करते हैं। तो आप देखिएगा कि सबका चयन हमारे हाथ में होता है, लेकिन पड़ोसी का चयन हम नहीं कर सकते। आपके पड़ोस में कौन रहने आएगा आपको बिल्कुल नहीं पता होता। एक के जाने के बाद दूसरा कौन आएगा यह भी पता नहीं होता। चाहे आप स्वतंत्र मकान में रहें या फ्लैट में, पड़ोस तो दी हुई दुनिया है। हां, पूरी कॉलोनी खरीद लें और अपनी पसंद के अनुसार एक एक कर लोगों को बसाए तो अलग बात है। हालांकि यह एक मोहक कल्पना के अलावा कुछ नहीं। तो प्रेम का वह रूप, बहुत सारे मित्रों के प्रश्न थे कि माता पिता का प्रेम, भाई बहनों का प्रेम और प्रेमी प्रेमिका के प्रेम में क्या अंतर होता है। यही आपको बताने जा रहा हूं कि प्रेम का वह रूप जिसमें हम माता पिता, मित्र, भाई बहन, चाचा चाची, मौसा मौसी, खाला खालू, फूफी, बुआ फूफा सबसे स्वाभाविक रूप से प्रेम करते हैं, तो वह संबंध भी हमारा बनाया हुआ है। यद्यपि हमारे जन्म लेने के पश्चात उनसे हमारा स्वाभाविक संबंध बन जाता है। मां की बहन है तो खाला हो जाएगी, मौसी हो जाएगी, लेकिन वह भी नैसर्गिक नहीं है। हमारा नैसर्गिक संबंध पिता से नहीं, केवल माता से होता है। इसलिए कि उसकी कोख में हम 9 माह पलते हैं और फिर कुछ साल उसके अमृत का पान करते हैं। उसका रक्त हमारी रगों में बहता है और हमारी माता हमें माइटोकॉन्ड्रिया नामक जीन या डीएनए देकर जाती है, जो केवल माता से ही उसके पुत्र और पुत्री में आता है। और पुत्री जब मां बनती है तो उससे आगे बढ़ता है। पुरुष इसे आगे नहीं बढ़ाता, सिर्फ माता ही आगे बढ़ाती है। तो फिर पिता का संबंध बच्चे से कितना होता है? पिता का संबंध बच्चे से उतना ही होता है जितना पेड़ का संबंध बीज लगाने वाले से होता है। पेड़ का संबंध
जमीन से होता है, बीज लगाने वाले से नहीं। पेड़ कौन लगाकर चला गया वह कोई नहीं पूछता। दही जमाने के लिए हम पड़ोस से थोड़ा सा जामन मांगते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि दही पर पड़ोसी का अधिकार हो गया। जितने भी पिता मेरी बात सुन रहे हैं मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन सच्चाई यही है। इसलिए प्रेम के सिलसिले में माता का हक ज्यादा है। बची बाकी सारे रिश्तेदारों की बातें। तो रिश्तेदारों से हमारे जो प्रेम के रिश्ते हैं वे इसलिए बनाए हुए रिश्ते हैं, नैसर्गिक रिश्ते नहीं हैं, इसलिए यह प्रेम भी नैसर्गिक नहीं है। एवोल्यूशन के कई हजार साल बाद हमने ये रिश्ते बनाए। शुरुआत में तो ऐसा कोई रिश्ता होता ही नहीं था कि ये पिता है, नहीं पता होता था कौन पिता है, तो पिता का भाई कौन है ये भी नहीं पता होता था, माँ कौन है ये भी नहीं पता है, नहीं माँ का पता होता था क्योंकि माँ उस बच्चे को पालती थी। तो इसी तरह से हमारे जन्म लेते ही हमारे रिश्ते बन जाते हैं, फिर हम किसी के भाई बहन बन जाते हैं, किसी के भतीजे बन जाते हैं, किसी के भांजे बन जाते हैं, उसके बाद फिर सबके अपने अपने परिवार बस जाते हैं। और आपने महसूस किया होगा मित्रों कि धीरे धीरे यह रिश्तों का प्रेम भी समाप्त होने लगता है। बचपन में तो माता पिता से हम प्रेम करते हैं, लेकिन विवाह के पश्चात अपनी पत्नी और बच्चे ज्यादा प्रिय हो जाते हैं। ठीक है, भाई बहनों से भी हम प्यार करते हैं, लेकिन भाई बहनों के अपने परिवार बस जाते हैं और फिर वे भी अलग हो जाते हैं। तो स्त्री पुरुष के प्रेम से इतर वाली श्रेणी में जो प्रेम आते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रेम है पड़ोसी से प्रेम, जिसके लिए ईसा मसीह और जाने कितने महापुरुषों ने कहा है। तो हमारा यह पड़ोस बगल का घर हो सकता है, बगल का मोहल्ला या शहर हो सकता है, बगल का राज्य हो सकता है, और बगल का या पड़ोस का देश भी हो सकता है। यह प्रेम संबंध हमें रेडीमेड नहीं मिलता। हमें आज भी पड़ोसी से या अन्य मनुष्यों से यह प्रेम संबंध बनाना पड़ता है। मैंने यह बहुत गूढ़ बात कही है, उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी, और आप बिना किसी छुपाव के पड़ोसी से प्रेम करेंगे तो पड़ोसी भी आपसे प्रेम करेगा। बहुत देर से मैं पड़ोसियों से प्रेम करने की बात कह रहा हूं। हो सकता है आपको पड़ोसी से किए झगड़े भी याद आए होंगे। वैसे ही हमारे युवा प्रेमियों को फिल्म एक दूजे के लिए वाले सपना और वासु का प्रेम प्रसंग भी याद आया होगा। वह जो प्रेम है वो पड़ोसी के प्रेम के बाद वाला प्रेम है, मतलब फिर उनकी फैमिली में हम पहुंच गए, मतलब थोड़ा अपर स्टेज का प्रेम। तो उस प्रेम पर मैं आज विस्तार से बात करूंगा, एक प्रेमी और प्रेमिका, लवर एंड बी लव्ड के बीच का जो प्रेम होता है। वैसे ये फिल्म बहुत अच्छी है, और इस फिल्म का जब भी जिक्र आता है तो मुझे आनंद बख्शी का लिखा वो सुंदर सा गीत याद आता है, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, ऐ प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, दुनिया में सबसे पहले जिसने ये दिल दिया, दुनिया के सबसे पहले दिलबर को सलाम, जिसमें जवान होकर बदनाम हम हुए, उस शहर, उस गली, उस घर को सलाम। मित्रों, हम सिर्फ प्रेम करते हैं, लेकिन कभी क्या हम सोचते हैं कि प्रेम वस्तुतः है क्या? प्रेम एक भावना है, जैसे आनंद एक भावना है, और यह एक ऐसी भावना है जिसमें हम हमेशा स्थायित्व देखना चाहते हैं। हमारे मन में अन्य कई प्रकार के भाव जन्म लेते हैं, जिनमें घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, खीज है, जलन है। लेकिन यह बात कभी हमारे में मन में नहीं आती कि ये सारे के सारे भाव स्थायी रूप से हमारे भीतर रहें। आप खुद सोचिए, किसी से आप गुस्सा होते हैं तो कितनी देर गुस्सा रह सकते हैं? क्या जीवन भर किसी से नफरत कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या ईर्ष्या की भावना हमेशा मन में रख सकते हैं? बिल्कुल ही नहीं। और यह सब मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, इतनी सी बात तो ट्रक वाले भी जानते हैं, इसलिए अपने ट्रक के पीछे लिखते हैं कि जलो मत, बराबरी करो। तो मित्रों, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा या नफरत, यह सब अस्थाई भाव हैं, और ये सारे के सारे भाव आज नहीं तो कल समाप्त हो जाते हैं, इसलिए कि यह एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। हम उसे प्रोलॉन्ग जरूर करते हैं,
बहुत दिनों तक हम गुस्सा रहते हैं, बहुत दिनों तक अपने किसी दोस्त से ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, लेकिन हम मन से चाहते हैं कि ये सब खत्म हो जाए, और इसीलिए ऐसा घटित होता है। जब हम चाहते हैं तभी वो प्रक्रिया भौतिक रूप से घटित होने लगती है। मुझे बशीर बद्र साहब का वो खूबसूरत शेर याद आ रहा है, आपको भी याद होगा कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, बाद में अगर दोस्ती हो तो शर्मिंदा ना होना पड़े। तो ये सब चीजें तो खत्म होने के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भाई सब खत्म हो जाए, लेकिन प्रेम के लिए हम कभी नहीं करते कि प्रेम खत्म हो जाए। हम हमेशा कहते हैं कि यह मोहब्बत बनी रहे, यह प्रेम हमेशा बना रहे, यह प्रेम अनंत काल तक रहे। जब तक हम जीवित हैं तब तक भी यह समाप्त न हो। और यहां तक कि प्रेमी लोग कल्पना भी करते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद भी लोग हमारे प्रेम को याद करते रहे, जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, शीरी फरहाद, सस्सी पुन्नू, अमी गुजर, रोमियो जूलियट, सलीम अनारकली और मीरा और कृष्ण के प्रेम को याद करते हैं। यह बिल्कुल नैसर्गिक भावना है। हालांकि इस भौतिक संसार में प्रेम की भी कभी ना कभी मृत्यु होती है, और वह कैसे होती है यह हम आगे देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि प्रेम की भावना आई कहां से। आदिम मनुष्य के जीवन में तो प्रेम की यह भावना बिल्कुल नहीं थी। वहां केवल हमारी प्राकृतिक इच्छाएं या प्राकृतिक भावनाएं थीं, भय, निद्रा, आहार और मैथुन। तो ये भावना आई कहां से, इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास और जीव विज्ञान में बैठना होगा। देखिए, संसार में हर प्राणी या तो नर होता है या मादा। उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स भी वही होती हैं जो मनुष्य की होती हैं, यानी कि अन्य जानवरों की भी जैविक इच्छाएं वही हैं जो मनुष्य की हैं। वह भी खाता है, सोता है, मैथुन करता है। लेकिन मनुष्य सबसे अलग है। अलग क्यों है? इसलिए कि उसके पास एक सुदृढ़ मस्तिष्क है, और उसी की वजह से वह लाखों वर्षों के इस विकास क्रम में या इवोल्यूशन में इस चरम बिंदु तक पहुंचा है जहां तक अन्य प्राणी नहीं पहुंच पाए। वो आज आपके सामने ये कोट पहनकर भाषण दे रहा है। अब ये सारी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स तो हो गई, लेकिन इन सबसे बड़ी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट्स और है, जो है जीवित रहने की इच्छा। बताइए, ऐसा कौन सा मनुष्य है जो मरना चाहता है? वो तो आत्महत्या भी नहीं करना चाहता, अंत तक परिस्थितियों से लड़ता है और जीवित रहता है। वह हमेशा जीवित रहना चाहता है, लेकिन सत्य तो यह है कि वह हमेशा जीवित नहीं रह सकता। एक न एक दिन उसे मरना पड़ता ही है। वह इस देह में जीवित नहीं रह सकता, और देह से बाहर अशरीरी रूप में भी जीवित नहीं रहता, यानी भूत प्रेत भी नहीं बनता। सच्चाई यही है, शेष सब कल्पनाएं हैं। लेकिन जीवित रहने की उसकी यह इच्छा उसकी संतान के रूप में पूर्ण होती है। वह अपनी संतान के रूप में जीवित रहता है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि मनुष्य का कोई पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन उसकी संतान के रूप में ही उसका पुनर्जन्म होता है। प्रकृति ने भी यही व्यवस्था की है। इसलिए तो लाखों वर्षों से प्राणियों का यह संसार चल रहा है। एक प्राणी के बाद उसके जैसे दूसरे प्राणी पैदा होते हैं, फिर वह आगे चलकर अपने जैसे अन्य प्राणियों को जन्म देते हैं। यह प्राणी निरंतर एक के बाद एक जन्म लेते रहें, यह व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए उनके बीच शारीरिक संबंधों की, प्रणय संबंधों की आवश्यकता होती है। आप कहेंगे यह तो नितांत शारीरिक क्रिया है, इसके लिए प्रेम की क्या आवश्यकता है? सारे जानवर भी यही करते हैं। वे कहां प्रेम करते हैं? अरे हम देखते हैं अगस्त सितंबर का महीना आता है तो क्या मिस्टर डॉगी मिस डॉगी को प्रेम पत्र भेजते हैं? वे तो बस माना कि सारे पशु पक्षी, जलचर, नभचर यही करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इनके पीछे होता है
नर और मादा में प्रचंड आकर्षण। यदि यह आकर्षण ना हो तो वे करीब आए ही क्यों? इस आकर्षण के पीछे कौन सी रासायनिक प्रक्रिया है, इसे हम कुछ देर बाद देखेंगे। चलिए अब हम फिर मनुष्य की बात पर आते हैं, इसलिए कि इन सभी प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। उसका काम केवल आकर्षण से नहीं चलता। आकर्षित तो वह किसी के प्रति भी हो सकता है और संबंध भी बना सकता है, लेकिन फिर उसमें और पशु में क्या अंतर रह जाएगा? वैसे एक समय ऐसा ही था जब मनुष्यों में नर और मादा के बीच केवल दैहिक आकर्षण ही होता था और उसके फलस्वरूप उनमें शारीरिक संबंध होते थे। किसी एक ही स्त्री या एक ही पुरुष से संबंध बनाने की कोई बाध्यता भी नहीं थी और यह संसार लाखों वर्षों तक इसी व्यवस्था के अंतर्गत चलता रहा और आज भी चल रहा है। लेकिन जब विवाह संस्था बनी, परिवार नामक संस्था बनी, तो बहुत सारे नियम भी बने। जब पुरुष को यह रहस्य ज्ञात हुआ कि बगैर उसके स्त्री संतान को जन्म नहीं दे सकती, तब पुरुष ने चाहा कि किसी एक ही स्त्री से उसकी संतान हो। और इस तरह जब व्यवस्थित रूप से संतान को जन्म देकर संसार को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ, तब समाज का निर्माण हुआ। पहले जहां संतान के साथ केवल माता का नाम जुड़ता था, अब वहां पिता का नाम जोड़ा जाने लगा और यहीं पर मातृ सत्ता की समाप्ति हुई और पितृ सत्ता प्रारंभ हुई। मित्रों, सीधी सी बात है, आप मनुष्य की विभिन्न स्टेजेस जानते होंगे। पहले वो आदिम संग्रहण की अवस्था में था, जहां शिकार करता था और चीजों को इकट्ठा करके लाता था। उसके बाद वह जंगल जाता था, तो वहां से वो जब आता था तो जैसे हिरण को मारा तो हिरणी का बच्चा बच गया तो उसको ले आया, गाय का बच्चा उसको ले आया, भेड़ के बच्चे को ले आया, और ऐसे बच्चे लाते गए। वो धीरे धीरे घर में बड़े बड़े होते गए। जो स्त्रियां थी वो उसको पालती गईं और फिर उन पशुओं से अन्य संतानें पैदा हुई। तो उसने जब पशुओं को देखा, अन्य प्राणियों को देखा कि वे किस तरह संतान पैदा करते हैं, तब उसको यह बात महसूस हुई कि अरे, मैं भी तो इसी तरह संतान पैदा करता हूं। और फिर जिस दिन पुरुष को यह ज्ञात हुआ कि संतान का कारण मैं हूं, उस दिन उस मैं का साम्राज्य हो गया, यानी कि मातृ सत्ता समाप्त और पुत्र सत्ता प्रारंभ। बहरहाल इसके बारे में फिर कभी हम बात करेंगे बहुत विस्तार से, लेकिन ऐसा अनेक वर्षों से चल रहा है। आप फिर पूछेंगे कि यहां पर प्रेम की क्या भूमिका है। हमें प्रजनन शास्त्र की जानकारी न भी हो, तब भी हम बेहतर जानते हैं कि केवल एक बार किसी से शारीरिक संबंध बनाने से ही गर्भ धारण नहीं होता या एक बार में संतान नहीं होती। वैसा सिर्फ पुरानी हिंदी फिल्मों में होता था, जहां हीरो की बहन को इतना कोसा जाता था कि बेचारी आत्महत्या कर लेती थी। खैर, पहले जो होता था होता हो, अब हमने एक परिवार बना लिया है और अपने जैसे मनुष्य के माध्यम से दुनिया को आगे बढ़ाना है। तो आगे बढ़ाने के लिए हमें एक संतान चाहिए, और वो भी एक निश्चित पैटर्न में चाहिए, यानी एक स्त्री और एक ही पुरुष। अब देखिए, एक स्त्री है और एक पुरुष है, तो दोनों के बीच दैहिक आकर्षण कितने दिन संभव होगा? दोनों एक दूसरे को केवल देह से कितने दिनों तक बांध कर रख सकेंगे? मित्रों, बड़ा कठिन सवाल है, लेकिन यह सत्य है। हम जिसे सभ्य समाज कहते हैं या मनुष्य के बौद्धिक विकास की चरम अवस्था कहते हैं, वहां यह स्वाभाविक है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अपनी लंबी कविता देह में मैंने इसी ओर संकेत किया है। कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं। एक पहेली है मनुष्य की यह देह, संत महात्माओं, वैज्ञानिकों और विचारकों के लिए देह जो सदियों से अपना हल स्वयं ढूंढने की कोशिश में है, जो सजीवों की तरह जन्म लेती है, बढ़ती है अपने आसपास से आहार लेकर, पुनरुत्पादन की प्रक्रिया से गुजरती निरंतर, हर जिज्ञासु की आंख को आमंत्रित करती, अपनी अंधेरी गुफाओं और रहस्यमय घाटियों में अपनी ओर खींचती है
जो अपने अजनबीपन में, और समाप्त होते ही आकर्षण जो देह ऊब पैदा करती है। मित्रों, यही वास्तविकता है। लेकिन बावजूद इसके हम देखते हैं कि मनुष्यों के जोड़े एक छत के नीचे रहते हैं, एक परिवार रहते हैं। अर्थात यह तो तय है कि केवल संतान उत्पन्न करना ही प्रणय संबंधों का उद्देश्य नहीं है। इसके अलावा केवल दैहिक आनंद लेना भी प्रणय संबंधों का उद्देश्य नहीं है। केवल अगर सिर्फ ऐसा ही होता तो स्त्री केवल एक ही पुरुष से और पुरुष केवल एक ही स्त्री से संबंध क्यों बनाए रखते? अरे दुनिया में भिन्न भिन्न देह यष्टि और भिन्न भिन्न गुणों या विशेषताओं वाले स्त्री पुरुषों की कमी है क्या? लेकिन ऐसा नहीं होता। पति पत्नी एक छत के नीचे रहते हैं और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीवन भर इन संबंधों का निर्वाह करते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है प्रेम। हां, अपवाद यहां जरूर हो सकते हैं और ऐसे अपवादों की सूची आपको अदालतों में मिल जाएगी या फिर लोगों की डायरियों में मिलेगी। लेकिन एक बात तो आपको माननी होगी कि सिर्फ प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य के परिवार की, इस समाज की और कमोबेश समस्त संसार की नींव है। यह वह प्रेम है जिसमें केवल दैहिक आनंद या सुविधाओं का सुख नहीं है, अपितु इस प्रेम में एक दूसरे की देखभाल है, सेवा है, सुख दुख का ख्याल है, एक दूसरे की चिंता है, सहयोग है और मिलजुल कर लिए गए निर्णय और कठिनाइयों से जूझने का मादा है। जिन दो लोगों के बीच यह सब कुछ है, उन्हीं के बीच में प्रेम है। मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि प्रेम क्या है। प्रेम क्या है यह ठीक तरह से समझने के बाद अब हम प्रेम के तकनीकी पक्ष की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का विषय है, देह में प्रेम के रसायन। वैसे मुझे अपने युवा मित्रों का भी ख्याल रखना है। मेरे तमाम युवा मित्र जो अभी अविवाहित हैं, वे सोच रहे होंगे कि शरद कोकाश जी ने वैवाहिक संबंधों में प्रेम या पति पत्नी के प्रेम पर तो लेक्चर दे दिया, लेकिन युवावस्था के प्रेम पर कुछ नहीं कहा। यानी एडवांस कोर्स तो हमें करवा दिया पर अभी बेसिक कोर्स नहीं करवाया। तो मित्रों, नाराज ना हो, अब मैं सिर्फ आपके काम की बातें करूंगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे सीनियर मित्र ना सुने। हमारे सीनियर मित्रों में जो लोग भी अपने आप को युवा समझते हैं, और सभी समझते होंगे, वे मेरी बात ध्यान से सुने, ऐसा मेरा निवेदन है। और हमारे अनेक साहित्यकार मित्र भी आज यहां जुड़े हैं, क्योंकि यह हमारा साहित्यिक समूह है। वे लोग बेहतर जानते हैं कि केवल हिंदी साहित्य में नहीं, अपितु समस्त वैश्विक साहित्य में भी प्रेम जैसे विषय पर बहुत कुछ लिखा गया है। प्रेम अपने उदात्त स्वरूप में मनुष्य के प्रति प्रेम में परिवर्तित होता है। तो मैं अपने साहित्यिक मित्रों के लिए भी बहुत सारी चीजें लाया हूं। कुछ कविताएं हैं और भी कुछ चीजें हैं, वो आप सुनिएगा। सबसे पहले मैं प्रेम के विषय में एक बहुत बड़ी भ्रांति के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। दुनिया के ये तमाम लोग स्त्री पुरुष के बीच होने वाले इस प्रेम को अब तक दिल का कारोबार ही मानते आए हैं। हम रोजमर्रा की बातचीत में भी प्रेम के संबंध में दिल या हृदय या हार्ट शब्दों का धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं। लव यू बाई हार्ट। दिल को लेकर जाने कितनी फिल्में बनी हैं और जाने कितने फिल्मी गीत बने हैं, इसके अलावा कि जाने कितने शेर और कविताएं लिखी गई हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि हमारी सदियों से यह मान्यता रही है कि हमारी कोमल भावनाएं, हमारी संवेदनशीलता, आकर्षण, रूमानियत, सहानुभूति, परोपकार, दया की भावना जैसी तमाम चीजें हमारे दिल में होती हैं और इन सब की वजह से प्रेम उपजता है। इसलिए प्रेम भी हमारे दिल में जन्म लेता है, वहीं पर वह पलता है, वहीं बढ़ता है और वहीं खत्म हो जाता है।
लेकिन मित्रों, यह सही बात नहीं है। मानव मस्तिष्क का अध्ययन करते हुए अनेक चिकित्सकों ने और वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जिस तरह हमारी समस्त भावनाएं, इच्छाएं, प्रेरणा, बुद्धि, कौशल आदि मस्तिष्क में होते हैं, उसी तरह प्रेम की भावना भी हमारे मस्तिष्क में ही होती है। प्रेम का यह भाव हमारे मस्तिष्क में ही जन्म लेता है। आप कहेंगे कि फिर दिल की क्या भूमिका है? वस्तुतः हमारी इस देह में दिल की भूमिका केवल एक पंप की तरह है। टुल्लू पंप आपने देखा होगा। दिल का कार्य रक्त को शुद्ध कर उसे विभिन्न शिराओं के माध्यम से देह के विभिन्न भागों में भेजना है। इस पर अभी हम और विस्तार से बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रेम और दिल पर जाने कितना बड़ा संसार रचा गया है। पुरानी फिल्मों के नाम देखिए। दिल एक मंदिर है, दिल है कि मानता नहीं, दिल दिया दर्द लिया, दिल अपना प्रीत पराई, दिल दे के देखो। आपको बहुत सारे नाम याद आ रहे होंगे। और आधुनिक फिल्मों की बात की जाए तो दिल आशना है, पल पल दिल के पास, दिल का क्या कसूर, तेरे दिल में रहना है, और सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा तक। और गानों की तो खैर कमी नहीं, ढेर सारे गाने हैं। अब हम साहित्य पर आते हैं। हर भाषा के साहित्य में दिल या हृदय पर लिखे साहित्य की भरमार है। साहित्यकार मित्र ध्यान से सुने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध कविता है हृदय की मुक्तावस्था, जिसमें वे लिखते हैं, हृदय क्यों लाद लिया यह भार। महादेवी वर्मा पूछती हैं, कौन तुम मेरे हृदय में। जयशंकर प्रसाद कहते हैं, बना लो अपना हृदय प्रशांत। सुमित्रा नंदन पंत को यह कृषि युग से वाहित मानव का सांस्कृतिक हृदय दिखाई देता है। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, हृदय सोच यह बात भर गया। त्रिलोचन जी अपने सोनेट में कहते हैं, कहीं से टूटा भी हृदय अपना नित्य अपना रहेगा। और इंदिवर को तो आप जानते ही हैं, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। उत्पल बैनर्जी के अनुवाद में तस्लीमा नसरीन कहती हैं, कोलकाता तू अपना हृदय। और युवा कवि कर्मानंद आर्य की पंक्तियां हैं, मेरे हृदय में तुम्हारी प्रार्थना जीवित है। और हमारे समकालीन कवि मित्र दस्तक के एडमिन अनिल करमेले अपनी प्रेम कविता में कहते हैं, क्या तुम जानती हो, मेरे हृदय के जो शब्द तुम तक पहुंचते रहे, उनकी उजास में मांग और पूर्ति से परे एक आशा है। यह तो हिंदी साहित्य की बात हो गई। अब उर्दू साहित्य की बात करता हूं। उर्दू साहित्य में तो दिल की शायरी की भरमार है। अभी कल ही मित्र नासिर अहमद सिकंदर से बात हो रही थी, तो मैंने कहा दिल पर शेर बताइए, तो उन्होंने ढेरों शेर गिना दिए। मेरा दिल तेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, वो शीशा हो नहीं सकता, ये पत्थर हो नहीं सकता। और राजेश रेड्डी का एक शेर, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की दुनिया देखकर बड़ा होने से डरता है। और गालिब साहब तो जो गालिब साहब हैं, दिल में लिए बैठे हैं तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई और देख ली। और दिल ही तो है न संगो खिष्ट से लेकर, तो दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। मित्रों, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। हृदय या दिल हमारी परंपराओं में है। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है। एक उदाहरण आपको दे रहा हूं कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है। यह बात आज से 400 साल पहले गैलीलियो, कॉपरनिकस और ब्रूनो ने सिद्ध कर दी है, और इसके लिए उन्हें जिंदा भी जलाया गया। अगर आपने सुप्रसिद्ध कवि आलोक धनवा की कविता ब्रूनो की बेटियां पढ़ी हो, तो उसमें यह चित्र आप देख सकते हैं। लेकिन हमें सच्चाई पता है कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, फिर भी हम कहते हैं कि सूर्य पूरब से निकलता है, पूरब से सूर्य उगा फैला उजियारा, सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में जाता है। और मैंने खुद
सूर्य चंद्र और पृथ्वी के बिंब में जाने कितनी कविताएं लिखी हैं। तो यह बहुत स्वाभाविक है और ऐसा होता है। अच्छा, एक बात और याद मुझे आई कि केवल हृदय पर ही नहीं, मन पर भी बहुत कुछ लिखा गया है। मन क्या है? मन तो हमारे शरीर में कहीं होता नहीं। हार्ट तो होता है, लेफ्ट साइड में हृदय होता है, पता है हमें, लेकिन मन का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। मन वस्तुतः हमारे मस्तिष्क के समस्त क्रियाकलापों का योग है। माइंड, the sum of all the function of the brain is mind। और केवल साहित्य में बहुत सारी चीजें हैं। जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध गीत मुझे याद आ रहा है, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। और फिर योगेश का लिखा गीत, ये जो मन की सीमा रेखा है मन तोड़ने लगता है। तो अगर कविता में हृदय आए या दिल आए या मन आए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप लिखते रहिए कविता, बस इतना ध्यान रखिए कि कविता हृदय से नहीं बल्कि मस्तिष्क से लिखी जाती है। और मस्तिष्क से यह कविता कैसे लिखी जाती है, इसका जवाब विस्तार से आप मेरे एक व्याख्यान में देख सकते हैं। लेखन का मनोविज्ञान नाम का मेरा एक व्याख्यान है जो YouTube पर उपलब्ध है, उसमें आप इसे देख सकते हैं। इसी तरह हम प्रेम के बारे में कह सकते हैं कि प्रेम के बारे में सत्य यही है कि प्रेम की भावनाएं और समस्त भावनाएं हमारे मस्तिष्क में होती हैं। इंद्रियों के माध्यम से हम अनुभव प्राप्त करते हैं और ये अनुभव हृदय में नहीं बल्कि हमारे अवचेतन में अनुभूतियों के रूप में दर्ज होते हैं। अनुभव यानी एक्सपीरियंस और अनुभूतियां यानी परसेप्शन। तो जैसे हमारे परसेप्शंस होते हैं या जैसी हमारी अनुभूतियां होती हैं उसके अनुसार हमारी क्रियाएं होती हैं। यह बात आपकी समझ में आ गई होगी कि हमारी समस्त भावनाओं का संबंध हमारे हृदय से ना होकर हमारे मस्तिष्क से है। खैर, दिल अपनी जगह है और दिमाग अपनी जगह है। बेहतर है कि हम प्रेम या प्रणय संबंधों में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है अब इस पर बात करें। सन 2007-8 की बात है। ब्लॉगिंग, हिंदी ब्लॉगिंग का वो शुरुआती दौर था और उस वक्त मेरा विज्ञान का ब्लॉग ना जादू ना टोना ये बहुत प्रसिद्ध था। अनेक मित्रगण भी थे उस समय, साहित्य और विज्ञान आदि पर लिखा करते थे। बहुत सारे फेमस ब्लॉग्स थे। शिरीष कुमार मौर्य मित्र है, उनका अनुनाद था और समालोचन अभी अरुण देव का ब्लॉग, ऐसे बहुत सारे ब्लॉग थे जो उस समय भी थे। तो उस दौर में मेरी दर्शन शास्त्री और मनोविज्ञानी मित्र युवा कवि लवली गोस्वामी ने अपने ब्लॉग संचिका में प्रणय संबंध और विज्ञान कुछ विचार शीर्षक से एक लेखमाला प्रारंभ की थी। आज जब मैं प्रेम और मस्तिष्क के संबंध में बात कर रहा हूं तो उनके लेख से मुझे कुछ अंश याद आ रहे हैं। लवली गोस्वामी लिखती हैं कि हमारे मित्रों का मानना है कि रूहानी प्रेम एक माया जाल से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं अपना मत स्पष्ट कर दूं, मेरे अनुसार 100% प्रेम की भावना दिमाग में पनपती है और इस दिशा में रिवर्स गियर लगाया जाए तो मेरी जानकारी में 1970 में मनोवैज्ञानिक हेलन सिंगर कपलान ने पहली बार ह्यूमन सेंसिबिलिटी प्रोग्राम में इस ओर इशारा किया था और विज्ञान वैसे 1920 से ही इस ओर ध्यान देने लगा था। मित्रों, अभी अभी मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, रूहानी प्रेम। इसे हम आत्मिक प्रेम या आसमानी प्यार भी कहते हैं। हम यह भी कहते हैं कि प्रेम जमीन पर नहीं होता बल्कि स्वर्ग में निर्धारित होता है और जोड़ियां भी स्वर्ग में बनाई जाती हैं, वगैरह वगैरह। प्रेम और देह को लेकर जाने कितने आख्यान रचे जा चुके हैं। लवली जी इसका विश्लेषण करते हुए कहती हैं कि साइंस ऑफ लव की एक्सपर्ट और पुस्तक व्हाई वी लव की लेखिका हेलन फिशर, उनके अनुसार रूहानी प्यार दुनिया के सारे हिस्सों में महसूस किया जाता है। मतलब ये शब्द सब जगह चलता है, लेकिन ये क्या होता है, ये हमारे मस्तिष्क के कुछ खास रसायनों पर निर्भर करता है। अब ये जुनून जिसको कहते हैं, बड़ा प्यार में जुनून आता है, प्रेम में जुनून है, तो जुनून पैदा कैसे होता है, ये इसकी जो केमिकल प्रोसेस है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो ये जो जुनून है, प्यार में प्रेम का जुनून, रूहानी जुनून, इसको पैदा करने के लिए दिमाग के 3 रसायन जिम्मेदार हैं।
पहला है डोपामाइन, दूसरा है नोरेपाइन और तीसरा है सेरोटोनिन। अब प्यार में बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको भी याद आ रही होंगी। प्यार में भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, मुझे नींद ना आए वगैरह वगैरह। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बेवकूफी की हद तक हम पार कर जाते हैं। तो अब जैसे कुछ काम आपको बताएं, वो ऐसे मैंने सुना था कि वो प्रेमिका अपने प्रेमी से कह रही कि देखो भाई वो पहाड़ी है और पहाड़ी पर वो पेड़ पर एक फूल लगा हुआ है, जाओ उसको तोड़ के लाओ। वो प्रेमी दौड़ के चढ़ जाता है और वो फूल तोड़ के ले आता है? वैसे ही प्रेमी अपनी प्रेमिका से कुछ कहता है तो वो कह देती भाई मुझे तो आज तुम्हारे हाथ की रोटी खानी है, पराठे खाने हैं, तो बना के ले आएगी। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं वो करते हैं। और ये बात अलग है कि प्रेम समाप्त होने के बाद जब वो वैवाहिक जीवन में आ जाते हैं तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। जैसे वो प्रेमी कहता है अपनी प्रेमिका से कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद सितारे तोड़ कर ला सकता हूं। शादी के बाद उसको कहो कि भैया नुक्कड़ की दुकान से नमक लेके आ जाओ तो नहीं लाएगा। और वैसी प्रेमिका का भी हाल है। वो हमारे एक मित्र थे, वो टेबल टेनिस की उनकी जो खिलाड़ी थी उसके साथ उनका प्रेम हो गया। बहुत अच्छा वो टेबल टेनिस का बैट चलाती थी। प्रेम हो गया, उन्होंने शादी कर ली। लड़की को खाना बनाना नहीं आता था, स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं। तो मुझसे कहा उन्होंने कि भाई वो जितनी फुर्ती से बैट चलाती थी उतनी फुर्ती से करचुल क्यों नहीं चला पाती। हमने कहा भाई प्रेम अलग चीज होती है, विवाह अलग चीज होती है। विवाह में आप सिखाइए सारी चीजें। खैर ये दूसरी बातें हो जाती। तो अब मैं जो बात करना चाहता हूं कि लव पैटर्न, लव पैटर्न किसको कहते हैं? लव पैटर्न मतलब प्रेम करने का तरीका। 1999 में एक रिसर्च हुई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। वहां की रिसर्चर थी रोजमेरी बासन। उन्होंने कई शोध करके एक निष्कर्ष दिया कि स्त्रियों में जो लव पैटर्न होता है वो एक जैसा होता है, लेकिन पुरुषों में जो लव पैटर्न होता है वो बिल्कुल अलग होता है, अलग हो सकता है। तो एक और उनके सहयोगी थे डॉक्टर जेनिफर बर्मन। उन्होंने कहा था कि नारियां जो हैं वो साथी की निकटता को प्रेम की दीवानगी का सबब बनाती हैं। मतलब वो प्रेमी उनके निकट होना चाहिए, उसकी भौतिक उपस्थिति को महसूस करती हैं। लेकिन पुरुष जो होते हैं वो दृश्यों को देखकर और कल्पना करके प्रेम में गहरे उतरते हैं। अब ये जो प्रेम में गहरे उतरने का काम है, जिसको दीवानगी कहते हैं, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर या ऐसा कुछ है। तो ये जो दीवानगी जो होती है, इसको पैदा करने का काम जो रसायन करता है, उस रसायन को कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड ही आपके भीतर दीवानगी पैदा करता है। आपने सेक्स ड्रग वियाग्रा का नाम सुना होगा। तो वियाग्रा जो है वो भी आपका नाइट्रिक ऑक्साइड ही पैदा करता है, जिसकी वजह से आप दीवानगी में पहुंच जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो रूहानी प्रेम है स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। अब एक भ्रांति और है। ऐसा कहा जाता है कि स्त्री पुरुष, जो विवाहित स्त्री पुरुष हैं, वो अविवाहित स्त्री पुरुषों की अपेक्षा अधिक दिन जीते हैं। मतलब विवाहित लोग ज्यादा जिंदा रहते हैं और अविवाहित कम दिन जिंदा रहते हैं। अब आप सोचिए इसका श्रेय हम किसे दे सकते हैं? इसका श्रेय देते हैं प्रेम को। जीवन में प्रेम इसलिए जरूरी है कि वो आपकी लाइफ बढ़ाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हो सकता है ये रूहानी रोमांस है उसकी वजह से बढ़ता है, कुछ लोग बोलेंगे सेक्स की वजह से बढ़ता है। लेकिन ये बात जो हमारे सीनियर मित्र हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि रूहानी रोमांस की तो खैर कोई सीमा नहीं होती, लेकिन सेक्स की एक सीमा होती है। मुझे अंग्रेजी कवि एडगर एलन पो याद आ रहे हैं। एडगर एलन पो जिस लड़की से प्रेम करते थे उसकी उम्र 13 वर्ष की थी और एडगर एलन पो की उम्र थी 26 साल। और उस समय उन्होंने उस अपनी प्रेमिका पर रेवन नाम की एक कविता लिखी थी। वो कविता अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कविताओं में है। तो खैर हमारे कवि मित्र यह बात तो समझ गए होंगे कि
कविता लिखने में भी पूरा रोल मस्तिष्क का ही रहता है। मेरा जो लेक्चर है लेखन का मनोविज्ञान, उस पर मैंने ये बात कही है, लेकिन हम कहते हैं कि हम दिल से लिख रहे हैं। चलिए ठीक है, आप कहते रहिए, लेकिन लिखते हम मस्तिष्क से हैं। अब कविता की बात आई तो मुझे पाब्लो नेरूदा याद आ रहे हैं। पाब्लो नेरूदा बहुत बड़े कवि हुए हैं। उन्होंने क्रांति पर जितनी कविताएं लिखी हैं उतनी प्रेम पर भी लिखी हैं, इसलिए कि प्रेम भी अपने आप में एक क्रांति है, एक विद्रोह है। पाब्लो नेरूदा की एक कविता का अंश मुझे याद आ रहा है। गिरता है प्रतिशोध का समय, लेकिन गिरता है प्रतिशोध का समय, लेकिन और मैं तुझसे प्यार करता हूं। चिकनी हरी काई की रपटीली त्वचा का यह ठोस बेचैन जिस्म धोता हूं मैं, तुझसे प्यार करता हूं। अब एक प्रेमियों का एक प्रकार और, ये तो विद्रोही कवि थे। आपने स्पार्टकस को सुना होगा। स्पार्टकस जो गुलामों का, दासों का प्रतिनिधित्व करता था, उसकी प्रेमिका थी, उस वारिना उसकी प्रेमिका थी, तो वो उसने उसके साथ प्रेम किया था, उसके बाद विद्रोह किया था, वारिनिया। अब मैं उन आशिकों की बात करता हूं जिनको हमारे जमाने में सड़क छाप आशिक बोलते थे। आपको सुनने में बड़ा मजा आएगा, ये सड़क छाप आशिक क्या होता है। ये उस तरह के आशिक होते थे जिनका दिल कभी भी किसी पर भी आ जाता था, और वो अपने प्रेम पत्रों में बड़ी भयानक बातें लिखा करते थे। लिखता हूं खत खून से स्याही न समझना, मरता हूं तेरी याद में जिंदा न समझना। और वो कव्वालियों में गाया करते थे, जा रहा है वफा का जनाजा, बेवफा से कहो मुंह छिपा ले। और एक कव्वाली आपने सुनी होगी कि इश्क में क्या बताएं कि दोनों किस कदर चोट खाए हुए हैं, मौत ने उनको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। और बहुत सारी चीजें उसमें रहती थी। आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। कॉलेज में हम लोग ये इस तरह की बहुत सारी कव्वालियां गाया करते थे। मेरी मैयत पड़ी की पड़ी रह गई, उनकी डोली को कांदा लगाया गया। और ये आशिक बड़े भयानक भयानक काम करते थे। कई आशिक अपनी कलाई पर खुरच खुरच कर अपनी प्रेमिका का नाम लिखते थे। तो ये जो सब कुछ होता है, ये जो जुनून वाले काम होते हैं, ये किस वजह से होता है, यही आपको बताना चाहता हूं कि इसके पीछे जो रसायन होता है, जो निस्सत जो सिक्रेशन होता है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का ये रसायन होता है। तो यही वो रसायन है जिसकी वजह से आप जुनून वाले काम करते हैं। हमारे एक मित्र थे, वो गाते थे मुकेश का गीत, दिल तुझे दिया था रखने को, तूने दिल को जला के रख दिया। गोया दिल ना हुआ, दूध का बर्तन हो गया कि हमने फ्रिज में रखने को दिया और उसने गैस पर चढ़कर उसे जला दिया। तो मित्रों, प्रणय संबंधों में विज्ञान की भूमिका के बारे में पढ़ते हुए मुझे पता चला कि इसमें बहुत सारे रसायनों की भूमिका होती है। हेलन फिशर के अनुसार प्रणय संबंधों की परिणति से पूर्व की 3 अवस्थाएं होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। हर स्टेज में दिमाग में रसायनों और हार्मोनों की अपनी भूमिका होती है। अब पहली स्टेज में हम प्रणय संबंधों या प्रेम संबंधों के आरंभ के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। जैसे जब हम किसी को देखते हैं तो 2 बातें होती हैं। या तो हम सर्वप्रथम उसे सामाजिक, दैहिक और मानसिक रूप से उसे उस कल्पना के अनुरूप पाते हैं जो हमारे चेतन अथवा अवचेतन मस्तिष्क में हमारे साथी को लेकर होती है, या फिर हम वैसा नहीं पाते हैं। लड़कियों के लिए वो उनके सपनों का राजकुमार हो सकता है, और लड़कों के लिए वो एक गीत मुझे याद आ रहा है, आपको भी याद आया होगा, कि वो गाता है, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मतलब आप पहले सोचते हैं, एक प्रतिरूप, एक छाया, एक आर्केटाइप आपके मन में होता है, तब उसे देखकर आपकी प्रेम करने की इच्छा होती है। तो जैसे ये प्रेम करने की इच्छा होती है, 2 रसायन, 2 हार्मोन हमारे मस्तिष्क में सक्रिय हो जाते हैं, जिनमें पहला है टेस्टोस्टेरोन और दूसरा है एस्ट्रोजन। याद रखिएगा, इच्छा होते ही से एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये 2 हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं।
अब इसके बाद आते हैं हम दूसरी स्टेज पर। दूसरी स्टेज में क्या होता है कि हम उस स्त्री या पुरुष के प्रति विशेष आकर्षण महसूस करने लगते हैं। इस सेकंड स्टेज में 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स की सक्रिय भूमिका पाई गई है। वो है एड्रेनलिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन। एड्रेनलिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन। तो आप महसूस करेंगे इस बात को कि जब हम अपने साथी के निकट होते हैं तब हमारे भीतर महत्वपूर्ण मानसिक बदलाव होते हैं। जैसे हमारे चेहरे की लालिमा बढ़ जाती है और नसों में रक्त संचार बढ़ जाता है। अगर प्रेमी हमारे सामने ना भी हो और केवल उसकी उपस्थिति का भान या आभास हो, तब भी हमारे ये हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। हो सकता है हमारे युवा मित्रों में और सीनियर मित्रों में भी सोशल मीडिया पर चैट से किसी को प्रेम हुआ होगा। तो सोशल मीडिया पर चैट से जो आभासी प्रेम होता है, अब आप कोई चैट कर रहा है ना, तो आप उसका चेहरा देखकर समझ सकते हैं कि वो किससे बात कर रहा होगा। वैसे ही प्रेमी से फोन पर बात करते समय भी ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। और इतने एक्टिव रहते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर कि नेटवर्क चला जाता है, उसके बाद भी हम बोलते रहते हैं। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उधर से हाँ हूं कुछ हो नहीं रही है, तब हम अपना मोबाइल देखते हैं। इस दूसरी स्टेज में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हम प्रेमी या प्रेमिका का नाम सुनकर आनंद महसूस करने लगते हैं। हम कहते हैं कि दिल बल्लियों उछलने लगा है या दिल में लड्डू फूटने लगे हैं। तो ये अवश्य होता है कि हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अब देखिए, मैं दिल की बात पे आ रहा हूं कि हमने वर्षों से दिल 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 क्यों कहा प्रेम के लिए। तो ये जैसी होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो इसका जो संबंध होता है हमारे रक्त प्रवाह से होता है। भाई देखिए, हार्मोन्स का सीक्रेशन होगा तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो हार्ट को अधिक काम करना पड़ेगा, हार्ट को अधिक काम करना पड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से उसकी धड़कन बढ़ जाएगी। तो यह जो प्रेम को दिल का कारोबार माना गया है, वो दिल की इसी हरकत के कारण माना गया। उफ, ये कमबख्त दिल भी। खैर, इस दूसरी स्टेज में प्रेम का यह सुंदर विचार हमारे सोचने समझने की शक्ति पर कब्जा कर लेता है। भाई आप सोच नहीं समझ सकते, सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, फिर कोई कुछ भी कहे हम पर उसका असर नहीं होता। अब चाहे मार उठे या बाबा, यारा मैंने तो हां कर ली। और फिर हम जानते ही हैं कि क्या क्या होता है। सोहनी महिवाल से मिलने के लिए कच्चा घड़ा लेकर उफनती नदी में कूद जाती है। मजनू लैला की खातिर पत्थरों से कुचले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अनारकली सलीम के प्रेम में दीवानी होकर दीवार में जिंदा चुना जाना कबूल करती है। और मीरा इस रूहानी प्रेम की खातिर राणा का भेजा हुआ विष का प्याला भी पी लेती है। यही इश्क है, यही इश्क है जिसमें प्रेमी जन एक दूसरे की खातिर जान देने को तैयार हो जाते हैं। गालिब साहब ने कहा भी है कि यह इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। चलिए फिर हम साइंस पर आते हैं। लवली जी इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में हुए एक शोध का उल्लेख करती हैं, जिसमें 20 प्रेमी युगलों पर एक शोध किया गया। ये ऐसे युगल थे जिनका प्रणय प्रसंग आरंभ हुए कुछ महीनों का समय बीत गया था। तो उनके शरीर में, उनकी देह में जो सेरोटोनिन का स्तर, अभी मैंने आपको जो 3 चीजें बताई उसमें सेरोटोनिन, तो जो सेरोटोनिन का स्तर है उसकी तुलना की गई। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक मानसिक बीमारी है, उस बीमारी के रोगियों से उनके मस्तिष्क के सेरोटोनिन स्तर की तुलना की गई। और आश्चर्य की बात यह कि दोनों में सेरोटोनिन का स्तर बराबर पाया गया। मतलब उन प्रेमियों में भी और उन मानसिक रोगियों में भी। तो ये सीधी सी बात है कि प्रेम इस तरह आपके सोचने समझने की क्षमता पर कब्जा जमा लेता है और फिर आप वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। आपको प्रेम में वही दिखाई देगा जो कि आप देख रहे हैं, जो आप देखना चाहते हैं। आपको आपकी प्रेमिका विश्व सुंदरी से भी बड़ी लगती है, आपको अपना प्रेमी
वो प्रिंस हेरोल्ड से भी बड़ा लगता है, दुनिया का जो बड़ा राजकुमार है उससे भी बड़ा लगता है। मगर ये मानसिक अवस्था जो होती है वो उस तरह के मानसिक रोगियों जैसी होती है। बस फर्क ये है, यानी आप समझ गए होंगे कि प्रेम को एक रोग क्यों कहा जाता है, प्रेम रोग। फर्क इतना है कि हम उसे दिल का रोगी कहते हैं, जबकि वास्तव में वो दिमाग का रोगी होता है। चलिए अब तीसरी स्टेज पे आते हैं। तीसरी स्टेज क्या होती है? तीसरी स्टेज जो होती है जिसमें प्रेम में गंभीरता आती है। धीरे धीरे प्रेम में लोगों के सोचने का तरीका बदलता है। प्रेम में भले ही दीवानगी बढ़ जाए, लेकिन यह उसे निरंतर अच्छा इंसान बनाता है। मित्रों, मुझे अपनी ही कविता याद आ रही है प्रेम के दिनों में। कुछ मित्रों ने कहा था कि बीच बीच में कुछ कुछ कविताएं भी सुनाइएगा। तो ये कविता की पंक्तियां हैं कि प्रेम के दिनों में क्या क्या होता है। ख्वाहिशों के पर निकल आते हैं प्रेम के दिनों में, बच्चों सी मासूम हरकतों में बचपन लौट आता है। मन करता है किसी बच्चे को चूम ले, उसे दुलराएं। मन करता है किसी अनपढ़ को कुछ अक्षर पढ़ाएं। पड़ोस की भाभियों से बेवजह गप लड़ाएं, उनके साथ बैठकर बड़ी डाल दें, बेल दें पापड़, अचार बनाएं। लड़कियों के साथ गिट्टक खेलें, लड़कों के साथ पतंग उड़ाएं। हर वक्त लगता है कि किसी के कुछ काम आए, क्यों न किसी बीमार के लिए अस्पताल से दवा ले आए। प्रेम की लिखित अलिखित तमाम परिभाषाएं अपनी किताबी परिभाषाओं से बाहर घटित होती हैं। इसलिए प्रेमियों को अज्ञे अच्छे लगते हैं इन दोनों में, और मार्स को दिमाग में जगह मिलती है। अपने दर्शन में तमाम तरह के विरोधाभास लिए प्रेम हर वक्त बुराइयों से लड़ता है। शोषण का अर्थ समझाता है प्रेम, बदहाली के कारण गिनवाता है प्रेम। प्रेम मनुष्य के भीतर नायकत्व को जन्म देता है। मित्रों, प्रेम के परिणामों के बारे में सोचते हुए मुझे अक्सर फिल्म प्यार तो होना ही था का वह अंतिम दृश्य याद आता है, जिसमें ओमपुरी साहब दोनों प्रेमियों को रिहा करते हैं और कहते हैं कि इंसान को जिंदगी में एक बार प्यार जरूर करना चाहिए। प्यार इंसान को बहुत अच्छा बना देता है। और उसके बाद आपको याद होगा फिर रेमो फर्नांडिस और जसपिंदर नरूला की आवाज में वो बजती है, तुरुतु प्यार तो होना ही था। ये गीत बजता है। मैं भी कहां फिल्मों के चक्कर में पड़ गया, क्या करें भैया। ये भारतीय सिनेमा का असर ही कुछ ऐसा है, और इसका असर हम सबके मस्तिष्क पर इतना गहरा है कि हमारी अनेक साहित्यिक पत्रिकाओं ने भी सिनेमा पर विशेषांक निकाले हैं। फिल्मी दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे गीतकार हुए हैं। कैफी आजमी हुए हैं, शैलेंद्र हुए हैं, मजरूर हुए हैं, और साहिर लुधियानवी हुए हैं, और बहुत सारे लोगों ने अच्छे गीत लिखे हैं, शकील बदायूनी ने। बहरहाल, प्रेम की इस तीसरी स्टेज में सामीप्य और गहरा अटैचमेंट हमें परिपक्वता और स्थायित्व की ओर ले जाता है। अब क्या होता है, हमें यहां तीव्र उत्तेजना के दौरान रिलीज हुए हार्मोन ऑक्सीटॉक्सिन की भूमिका होती है। मैं आपको नाम बताता जा रहा हूं, भले ही आपके याद ना रहे नाम, लेकिन ये तो आपको पता होगा कि क्या क्या होता है। तो ये ऑक्सीटॉक्सिन नाम का जो हार्मोन होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी तीव्र उत्तेजना में हार्मोन ऑक्सीटॉक्सिन निसृत होता है। अब आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो हार्मोन है, यही हार्मोन माता और बच्चे के बीच प्रेम बढ़ाने के लिए भी उत्तरदायी है। यह एक अलग विषय है जो बच्चों की लैंगिकता से संबंधित है, और किस तरह से जन्म से ही बच्चों में सेक्सुअलिटी काम करती है। मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने इस पर बहुत शोध किया है, कभी आगे हम इस पर बात करेंगे। अब यहां एक हार्मोन की भूमिका और होती है, यह हार्मोन है वासोप्रेसिन। सामान्यतः ये जो हार्मोन है ये यौन संसर्ग के बाद रिलीज होता है। इसे एंटी यूरिन हार्मोन भी कहते हैं, और महिलाओं में इस हार्मोन की उपस्थिति उन्हें अपने साथी के साथ यौन संबंधों की ओर आकर्षित करती है। एक परीक्षण और हुआ था, ये वैज्ञानिक परीक्षण बहुत सारे होते हैं, तो एक परीक्षण हुआ था। वैज्ञानिकों ने जोड़े में रहने वाले
कुछ अमेरिकी मादा पक्षियों पर परीक्षण किया था, और जब वैज्ञानिकों ने उन पक्षियों को वासोप्रेसिन नामक, ये जो वासोप्रेसिन जो रिलीज होता है एंटीरुइन हार्मोन, इसको समाप्त करने की दवा दी, और जैसे ही उन्होंने ये समाप्त करने की दवा दी कि उन पक्षियों के भीतर से वासोप्रेसिन खत्म हो जाए, तो उन्होंने अपने साथियों की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। मादा पक्षियों को ये वासोप्रेसिन दी गई, तो जो मादा पक्षी थे उन्होंने अपने नर पक्षियों की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। अब आप सोच लीजिए कि अगर आपकी प्रेमिका या आपकी पत्नी आपकी उपेक्षा कर रही है तो इसका अर्थ क्या हो सकता है। खैर, अब हम इस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि प्रेम सिर्फ दिल का मामला नहीं है, बल्कि दिमाग से भी इसका अच्छा खासा संबंध है। तो जब भी आप किसी को दिल दें तो यह ना कहें कि मैंने तुझे दिल दे दिया, बल्कि यह कहें कि मैंने तुझे अपना दिमाग दे दिया। हालांकि यह भी कहने के लिए कहा जाता है, प्रेम करते हुए ना आप किसी को दिल देते हैं ना दिमाग, वो तो आपके पास ही रहता है आपकी अंतिम सांस तक। उसी तरह दिल टूट जाने की स्थिति में भी बिल्कुल निराश ना हो, बल्कि अवचेतन को सकारात्मक सजेशंस देकर अपने आप को व्यवस्थित कर ले। मित्रों, अब हम इसके आगे अंत की ओर मैं बढ़ रहा हूं। तो ये तो प्रेम की बातें हो गई, लेकिन अब मैं कुछ बातें ब्रेकअप के बारे में करना चाहता हूं, या दिल टूटने के बारे में करना चाहता हूं। भाई, जितना दिल जुड़ना महत्वपूर्ण है उतना ही दिल टूटना भी महत्वपूर्ण है। आप सुनिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। तो दिल टूटने से पूर्व की क्या स्थितियां होती हैं? मुलाकात ना करना, बात ना करना, हर बात को टालना या उपेक्षा करना। ये उपेक्षा शब्द से हमारा बहुत अच्छा परिचय है। गालिब साहब ने कहा भी है, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तगाफुल मानी उपेक्षा। भाई, अगर वो तगाफुल या उपेक्षा कर भी देते हैं तो इसमें चिंतित होने की क्या बात है, करने दो। कलक मिर्ठी साहब भी हुए हैं शायर, और उन्होंने लिखा है कि तू है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही। लेकिन भाई दिक्कत है, हम हैं कि प्यार में साथ साथ जीने मरने की इतनी सारी कस्में खा लेते हैं कि प्रेम के आलम्बन के बिना बिना जीना ही हमें मुश्किल लगने लगता है। प्रेम में संयोग का भाव जैसे हमें सुख देता है, उसी तरह वियोग का भाव हमें दुख भी देता है। यद्यपि बहुत सारे लोग होते हैं जो दुख को भी सुख में मॉडिफाई कर लेते हैं और वियोग श्रृंगार की कविताएं लिखते हैं। हमारे मित्र हैं नासिर अहमद सिकंदर, जिन्होंने बहुत खूबसूरत कविताएं लिखी हैं, विफल प्रेम की कविताएं। तो मित्रों, ये भी होता है। तो अब हम देखते हैं कि ब्रेकअप होने या प्रेम भंग होने की स्थिति में क्या क्या होता है। प्रेम भंग होने की स्थिति में हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति कुछ विचित्र हो जाती है। जैसे हम चुपचाप उदास बैठे रहते हैं, हम अपने प्रेमी को याद करते हैं, उसके साथ बिताए उन क्षणों को याद करते हैं जिनमें हमारा प्रेम परवान चढ़ा था। हम साथ साथ देखी हुई फिल्में याद करते हैं, बाजार के गलियारों में भटकती हुई की गई शॉपिंग याद करते हैं, एक दूसरे को दिए गए गुलाब के फूल और उपहार याद करते हैं। किसी होटल के कोने में कोने वाली टेबल पर बैठकर पी गई कॉफी की याद करते हैं। देर रात तक जागकर मोबाइल पर की गई चैट को याद करते हैं। साथ साथ यात्रा करते हुए की गई मस्तियां याद करते हैं कि हमने उसको पीछे बाइक पर बैठाया था। मैसेजेस याद आते हैं, खत याद आते हैं, सब कुछ बहुत याद आता है। इन सबके न होने में या उसकी अनुपस्थिति में हम स्वयं को अकेला समझते हैं, दुखी समझते हैं, बल्कि दुखी होते हैं, आंसू बहाते हैं, दुख भरे गीत गाते हैं, कुछ लोग उदासी से भरी कविता भी लिखते हैं। प्रेमी पर गुस्सा भी आता है तो मन ही मन उससे गालियां भी देते हैं। तू फूल बने पतझड़ का, तुझ पे बहार ना आए कभी, मेरी ही तरह तू तरसे, तुझको करार ना आए कभी। मित्रों, ये इतनी बड़ी बद्दुआ मैंने आज तक नहीं देखी। फिर हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि अब उसका मुंह नहीं देखेंगे, कभी मुलाकात नहीं करेंगे, और फिर सारी कस्मों के बाद हम सब कसम खाते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, उसको याद नहीं करेंगे।
और फिर अचानक वो सारे पुराने दिन याद आ जाते हैं तो हम फिर से उदास हो जाते हैं। एक तरल स्थिति हमारे मस्तिष्क की बन जाती है। बशीर बद्र के अशार जगजीत सिंह की आवाज में कहीं मन की वादियों में गूंजने लगते हैं। मुझसे बिछुड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। एक टहनी पर चांद टिका था, मैं ये समझा तुम बैठे हो। मुझसे बिछुड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी। वैसे हम इतने नासमझ नहीं हैं। हमने फिल्मों में देखा होता है, कहानियों और उपन्यासों में पढ़ा होता है कि ये प्रेम भंग का जो भाव है ये स्थायी भाव नहीं है। हम इस बात को बेहतर जानते हैं कि प्रेम को भुलाना संभव है, लेकिन जब भी हम भूलने की कोशिश करते हैं तो हमको निगेटिव एंड वाले कथानक याद आ जाते हैं। हमने उपन्यास पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े विश्व साहित्य की तमाम चीजें पढ़ी हुई हैं, तो वो निगेटिव एंड वाली फिल्में, निगेटिव एंड वाले उपन्यास, कहानियां हमको याद आते हैं और मन में एक द्वंद्व खड़ा हो जाता है। फिर हम प्रेम को भुलाने के लिए क्या करते हैं? कई चीजों का सहारा लेते हैं, जैसे नशीली दवाएं, ड्रग्स, शराब, सिगरेट, सायास सुना जाने वाला संगीत और मजबूरी में पढ़ा जाने वाला साहित्य। हमारे बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई वो किताब पढ़ो, अच्छा लगेगा। हम पढ़ते हैं, जबरदस्ती पढ़ने में मन नहीं लगता हमारा। लेकिन ये सब करके भी हम प्रेम को भूलते नहीं हैं, बल्कि कुछ समय के लिए अपने अवचेतन को सुप्त कर देते हैं। नशीले ड्रग्स के जो केमिकल्स होते हैं ना, वो यही काम करते हैं। वे आपके अवचेतन को कुछ समय के लिए सुप्त करते हैं, लेकिन उसका असर समाप्त होते ही कुछ समय बाद हमारी फिर से वही स्थिति हो जाती है। अब क्या होता है? युवकों की दाढ़ियां बढ़ने लगती हैं। वे कई दिनों तक एक ही मैली कुचैली जीन्स पहने रहते हैं, वही शर्ट पहने रहते हैं। देवदास अनेक युवकों का आदर्श बन जाता है। पहले बरुआ वाला देवदास, फिर एक दूसरा देवदास, दिलीप कुमार वाला देवदास, फिर वो डी वाला कौन सा देवदास है, ये सब उदासी भरी फिल्में देखते हैं। उन्हें गीतों के हैप्पी वर्जन के बजाय सैड वर्जन पसंद आते हैं। वे जोर जोर से उदासी भरे नगमे गाते हैं, अथवा गिटार बजाते हैं या सिगरेटें फूकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम करते हैं। यह युवाओं की बात हो गई। अब युवतियों का क्या हाल होता है? प्रेम भंग होने की स्थिति में युवतियों का घर के किसी काम में मन नहीं लगता, कॉलेज में क्लास में मन नहीं लगता, अगर ऑफिस गोइंग हो तो दफ्तर के काम में गलतियां होती हैं, सारे स्वप्न चूर चूर हो जाने का एहसास होता है। लड़की को अगर लगता है कि लड़के ने उसे प्यार में धोखा दिया है तो वो ऊपरी तौर पर उससे नफरत करने लगती है, उसकी दी हुई चीजों को नष्ट करने की कोशिश करती है, गोया उसकी यादों को मिटाने की कोशिश करती है। कभी उन उपहारों को छूती है, कभी फेंक देती है, फिर उठा कर ले आती है और आंसू बहा लेती है। मन ही मन सोचती है कि कैसे धोखेबाज से प्यार किया, एक बेवफा से प्यार किया, किस पे दिल निसार किया। और कई बार वो खुद से कहती है कि काश यह सब झूठ हो, काश वह क्षण फिर से आ जाए। अब मान लीजिए कि यहां बेवफाई जैसी कोई बात नहीं है, वो तो होता है, बेवफाई शब्द बड़ा पुराना है, और दोनों को किसी मजबूरी में अलग होना पड़ा हो, तो क्या करती है, लड़के को काफी समय तक समझाने की कोशिश करती है। देखिए, लड़कियां बहुत समझदार होती हैं। लड़के हार मान जाते हैं, लेकिन लड़की हार नहीं मानती। वो लड़के को समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती कि देखो, मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हूं, मैं जो भी होगा मैं रह लूंगी, 2 साड़ी में रह लूंगी, वो 2 रोटी खा लूंगी। किसी की कविता की पंक्ति बहुत पुरानी, मुझे याद नहीं आ रही है, कि एक रोटी मिली तो आधी आधी खाएंगे, नहीं मिली तो छाती से छाती मिलाकर सो जाएंगे। ये होता है प्रेम का उन्माद। लेकिन जब वो लड़का अंततः उस लड़की के प्यार को ठुकरा देता है और कहता है कि इम्पॉसिबल, कुछ नहीं होगा, तब वो लड़की पूरी तरह से निराश हो जाती है। फिर वो खाना पीना छोड़ देती है, तकिए में मुंह छुपाकर रोती रहती है। इस तरह उसे खुद को तड़पाना अच्छा लगता है। वो पश्चाताप करती है, सोचती है कि अब दोबारा कभी प्यार नहीं करेगी। उसके माँ बाप उसको समझाते हैं, फिर भी वो नहीं मानती है। उसे डांटते हैं, फिर भी वो नहीं मानती है। और मान लीजिए इस बीच शादी के लिए कोई लड़का उसे देखने आता है तो उससे मिलने से मना कर देती है।
अपनी सहेलियों से मिलना जुलना बंद कर देती है, बातें करना बंद कर देती है, उन दिनों को शिद्दत से याद करती है जब उसके प्रेमी ने उसका कोमल हाथ अपने हाथ में लिया था और केदारनाथ सिंह की कविता पढ़ी थी कि उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा कि दुनिया को भी इसी तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। मित्रों, केदार जी की बात ये आ गई तो केदारनाथ जी का एक किस्सा मुझे याद आया। बहुत पुरानी बात है, सन 2004 की बात है। केदारनाथ सिंह एक कार्यक्रम में बिलासपुर आए थे। तो कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात 9 साढ़े 9 10 बजे जब हम लोग भोजन करने के लिए बैठे, खाना पीना चल रहा था, तो मैंने केदार जी से बात करनी शुरू की समकालीन कविता पर। विष्णु खरे थे, लीलाधर मंडलोई थे, केदारनाथ सिंह थे, मैं और नासिर अहमद सिकंदर। तो वो चीजें हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। मैंने रिकॉर्ड की, कैसेट में सारी चीजें मैंने रिकॉर्ड की। तो केदारनाथ सिंह से मैंने पूछा, बड़े प्यारे से गोरे सुंदर केदारनाथ सिंह, उनका हाथ एकदम नर्म नाजुक गोरा सा, मैंने उनका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, दद्दा, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए में जो अपना हाथ था वो तो इस समय मेरे हाथ में है, लेकिन ये उसका हाथ किसका हाथ था? उन्होंने ऐसा देखा मेरी तरफ घूर के और एक चपत धीरे से मेरे गाल पर लगाई और कहा, तुम बहुत बदमाश हो। खैर, यह प्रसंग मुझे याद आ गया। हम प्रेम भंग की बात कर रहे थे। तो ये तो हुई युवक और युवतियों के प्रेम भंग होने की स्थिति में मस्तिष्क और देह की अवस्था, युवक और युवतियों की बात। लेकिन हमारे जो सीनियर मित्र हैं, सीनियर सिटीजन है, वो कहेंगे कि भाई हमारी उम्र में भी तो प्रेम भंग हो सकता है, उसके बारे में आप कुछ नहीं कह रहे। तो मित्रों, अधेड़ावस्था या बुढ़ापे का जो प्रेम भंग होता है उसमें भी इसमें मिलती जुलती स्थितियां होती है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्रेम तो किसी भी उम्र में हो सकता है, तो प्रेम भंग भी हो सकता है। अब इस उम्र में प्रेमिका के अंगूठे से जमीन कुरेदने वाले दिन याद नहीं किए जा सकते। वो राज कपूर की फिल्म में याद कीजिए, वो प्रेमिका खड़ी है, वो ऐसा साड़ी का आंचल यहाँ पे रखी हुई है दांतों से और पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेद रही है। तो वो दिन याद नहीं आते, लेकिन घर परिवार के बीच रहते हुए बीच बीच में थोड़ा समय निकालकर उदास हो सकते हैं। अब बीच बीच में थोड़ा समय निकालकर उदास इसलिए हो जाएगा कि वो घर वालों को शक ना हो। अब आप ये युवाओं जैसी हरकतें करेंगे तो वो तो समझ में आ जाएगा कि भाई कुछ आपका चक्कर वक्कर है। तो घर वालों के संदेह से बचने के लिए पुरुष ऐसा करते हैं। वैसे अधिक उम्र की स्त्रियों के साथ ऐसी स्थितियां कम आती हैं, वो ज्यादा समझदार होती हैं, इसलिए कि वे अपने अनुभवों के आधार पर उम्र दराज पुरुष के मिलते ही पहचान जाती हैं कि ये पुरुष आगे चलकर सनम बेवफा का रोल करने वाला है। अब पुरुषों की बात क्या करें, बहुत सारे पुरुष होते हैं और कुछ पुरुष तो ऐसे होते हैं कि जो अपने सीने में 2-4 दिल एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं और हर कहीं बांटते रहते हैं। तो उनका प्रेम ना गंभीर किस्म का होता है, ना उनका प्रेम भंग गंभीर किस्म का होता है। तो ना प्रेम से उनको कोई फर्क पड़ता है, ना प्रेम भंग से कोई फर्क पड़ता है, ना उससे कोई आघात पहुंचता है। शरद जी, समय तो हो देखा गया जाए है। तो इन सब बातों से कोई नुकसान नहीं है, अंततः समय के साथ सब ठीक हो जाता है। शरद जी, समय हो फिर गया भी है। इन समय। सब बातों का अतिरेक होने पर हमारे भीतर स्वयं के प्रति सहानुभूति और आत्मदया उपजती है। संजय शांडिल ने वैसे कहा है, जो युवाओं की देख रहे हैं बात इस प्रोग्राम को। मैं कर रहा था, तो अभी अभी एक गाना सुना मैंने उस दिन युवा पीढ़ी के बारे में। अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा एक गाना है, बहुत चल रहा है इन दिनों, कि दिल पर पत्थर रखकर मैंने मेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। भाई ये आधुनिक पीढ़ी है, समझदार है, वो ज्यादा चिंता नहीं करती ये सब चीजों की। लेकिन फिर भी बहुत सारे सिंसियर प्रेमी होते हैं जिनके भीतर ये नकारात्मकता आती है। तो ये नकारात्मकता जो है, इसका एक पक्ष क्या है? मतलब जो सहानुभूति और आत्मदया हमारे भीतर आ जाती है, हम खुद के प्रति बहुत दयावान हो जाते हैं, खुद पर सहानुभूति करते हैं। हम हमसे हमसे बड़ा दयनीय प्राणी कोई नहीं होता। तो इसका नकारात्मक पक्ष ये है कि वैसे तो ये हमको स्वयं को सहारा देती है, हम मानसिक रूप से बाहर निकलने के लिए ये बहुत जरूरी भी है।
आप बाहर निकलते हैं इससे, इसी वजह से। लेकिन इसकी अधिकता जो होती है वो हमारे जीवन दर्शन को आत्मानता जीवन दर्शन में परिवर्तित कर देती है। आपने देखा होगा कि वो जो संभल नहीं पाते हैं प्रेमी, वो अंततः आत्महत्या कर लेते हैं या खूब सारी शराब पीते हैं, मर जाते हैं। तो आप कहेंगे कि फिर इन स्थितियों से बाहर निकलने के क्या उपाय है? मैं अंत की ओर जा रहा हूं कि कैसे निकलेंगे इनसे बाहर। तो इसके लिए अनेक उपाय हैं। पहले तो हमें प्रेम और प्रेम भंग क्या है इसको ठीक से समझना होगा, और इस प्रेम में और प्रेम भंग में हार्मोन्स या रसायनों की क्या भूमिका है इसे वैज्ञानिक तरीके से समझना होगा। वैसे प्रणय संबंधों में मस्तिष्क की क्या भूमिका है इस बात को बेहतर रूप से आप समझ गए होंगे कि प्रेम होने की स्थिति में जैसे हमारे मस्तिष्क में भावनाओं, इच्छाओं और कल्पनाओं के जन्म लेने के पीछे रसायनों का निरंतर स्त्राव है, उसी तरह दिल टूटने, प्रेम भंग होने या ब्रेकअप होने का अर्थ भी इन हार्मोन्स या रसायनों का स्त्राव रुक जाना है। ये केमिकल प्रोसेस है। प्रेम जब हो रहा है तो वो रसायन जो हो रहा है उनका स्त्राव हो रहा है, और जैसे ही वो रुक गया तो आपका प्रेम भी रुक गया। लेकिन मन तो मन है, आप नहीं मानेंगे इस बात को, हम भी कहां मानते हैं। पारंपरिक भाषा में हम कहते हैं कि दिल है कि मानता नहीं। भाई हमारा दिल नहीं मानता है। आप शरद कोकास हमको रसायन वसायन मत समझाइए। लेकिन ब्रेकअप का जो दुख है उसको समाप्त करने के लिए हमको कुछ तो करना होगा। तो उसके लिए हमको अपने ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग करनी होती है। प्रोग्रामिंग क्या होगा, वो 3 स्टेजेस मैंने आपको बताई कि हम देखते हैं, उस स्थिति में जाते हैं, वो हमको हमारा प्रेमी या प्रेमिका अच्छा लगने लगता है, और फिर धीरे धीरे वो आगे, तो हम अपने ब्रेन को ट्यून करते हैं प्रेम के लिए। अब प्रेम भंग हो गया तो हमको इसको रीट्यून करना पड़ेगा, रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो इसको किस तरह से किया जा सकता है? इसको करने के लिए ध्यान, सम्मोहन या ट्रांस की स्थिति में जागते हैं हम, और हमारे अवचेतन को कुछ इस तरह से सजेशंस देते हैं जिनसे हम वास्तविकता को समझते हैं, बेहतर तरीके से समझते हैं और असामान्य स्थिति से सामान्य स्थिति में पहुंच सकते हैं। मस्तिष्क के अवचेतन की सफाई के बहाने हम प्रेम संबंधी अनेक भ्रांतियों को भी दूर कर सकते हैं। जैसे कि हम सोचते हैं, कई भ्रांतियां हैं। हम सोचते हैं कि एक बार किया हुआ प्रेम भुलाया नहीं जा सकता, या जीवन में दोबारा वैसा प्रेम हो ही नहीं सकता। तो मित्रों, जिस तरह अन्य कई बातें भूलना संभव है, उसी तरह प्रेम भी भूल जाने वाली बातों की श्रेणी में आता है। अब भूलना क्या होता है मैं आपको बहुत संक्षेप में बताता हूं, और याद करना क्या होता है। हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रोबायोकेमिकल इंपल्सेस चलती हैं। जैसे हम किसी से मिले और उसने हमें अपना नाम बताया कि भाई आज हमारी मुलाकात फलाने व्यक्ति से हुई, शर्मा जी समझ लीजिए कोई। अब हम भूल गए उस बात को। तो पहले तो याद कैसे करते? तो याद हम ऐसे करते हैं कि जब हमने उनका नाम सुना और उनकी चेहरा, तो उनका नाम और उनका चेहरा दोनों इलेक्ट्रोबायोकेमिकल्स इंपल्सेस के माध्यम से हमारे आवर्तन चालू हो जाते हैं, परावर्तन, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आपने खो खो का खेल देखा होगा। खो खो में एक खिलाड़ी पीछे जाता है, खो करता है, वो जाके दूसरे खिलाड़ी की पीठ पे हाथ रखता है, बोलता है खो, वो जाके तीसरे पे रखता है, तीसरा जाके चौथे पे रखता है। ये कंटिन्यू चलता रहता। तो वही खो खो का खेल हमारे मस्तिष्क में चलता है, और वो याद करते रहते हैं उन चीजों को। लेकिन जब भी वो खेल बीच में टूटता है, हम उस आदमी को भूल जाते हैं, और प्रेमी को भूल जाते हैं, प्रेमिका को भूल जाते हैं, अपने प्रेम को भूल जाते हैं। तो जैसे ये प्रेम परावर्तन शुरू होता है, वो हमको प्रेम फिर से याद आ जाता है। तो मित्रों, मैं तुझे भुलाना चाहता हूं, तुझे तेरे प्रेम को भूलना चाहता हूं, ये किसकी कोई जरूरत नहीं है, भुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमें उस स्मृति की तीव्रता को कम करना होगा जिसकी वजह से दैनंदिन जीवन और कार्यों पर हमारा प्रभाव पड़ रहा है। कि भैया हम काम करने बैठे हैं लेकिन काम में मन नहीं लग रहा, क्यों? उसकी याद आ रही। अरे तो उस चीज को कम कीजिए, याद कीजिए, अच्छी तरह से याद कीजिए, पॉजिटिव तरीके से याद कीजिए, रचनात्मक ढंग से याद कीजिए, कविता में लिखिए। तो इन स्मृतियों या
का आप अपने जीवन में अच्छे कार्यों के लिए या उत्प्रेरक के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि प्रेम भंग का दुख भूलने के लिए नशीली वस्तुओं, मदिरा आदि का उपयोग तत्काल बंद कर दें। यह क्षणिक समाधान भी नहीं है, वस्तुतः यह एक तरह का पलायनवाद है। और इसका दुखद पक्ष यह है कि यह उपक्रम हमारे भीतर जीवन शक्ति कम कर विभिन्न रोगों को जन्म देता है। और मेरे लेखक, कवियों और कलाकार मित्रों के लिए तो यह विशेष सलाह है कि इससे कैसे बचें। हमारे कथाकार मित्र हैं मनोज रूपड़ा, उनका एक लेख है जो पल प्रतिपल पत्रिका में छपा था, देश निर्मोही जी की पत्रिका है, और अभी अभी एक किताब में संकलित हुआ है, वो लेख अवश्य पढ़ें। शराब इसका इलाज नहीं है। अल्कोहल जितना देह को चाहिए उतना आपकी देह में होता है। इसके अतिरिक्त इसकी जो अतिरिक्त मात्रा है वो हमारी कोशिकाओं को नष्ट करती है या उनको कैंसरस सेल में बदल देती है। देवदास हमारा आदर्श नहीं होना चाहिए मित्रों। देवदास कायरता, पुरुषार्थहीनता, पलायन व नकारात्मक का प्रतीक है। शरद चंद्र जी मुझे क्षमा करें। बेहतर हो कि हमारा आदर्श देवदास नहीं बल्कि भगत सिंह जैसे लोग। तीसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, हमेशा के लिए मन से निकाल दें कि मनुष्य जीवन में केवल एक बार प्रेम करता है या केवल एक बार एक ही व्यक्ति से प्रेम हो सकता है, या बाद का प्रेम पहले प्रेम की भांति तीव्रता लिए हुए नहीं होता। देखिए, ये सब हमारे मन से बनाए हुए नियम हैं जो प्रकृति के विरुद्ध हैं, ये निसर्ग के खिलाफ हैं। असल में होता क्या है कि हम फिल्मों से या फिल्मी गीतों से अपने आप को बचपन से संस्कारित करते चले आ रहे हैं कि प्यार कभी झुकता नहीं है, प्यार अमर है, प्यार कभी नहीं मर सकता। ये सारे भाव वाक्य हैं जो हमारे मस्तिष्क में अंकित रहते हैं। मानते हैं कि प्रेम एक भाव है, लेकिन सजीव की भांति उसकी मृत्यु संभव है। प्रेम खत्म हो गया यानी प्रेम की मृत्यु हो गई। एक न एक दिन प्यार की मृत्यु हो ही जाती है, और फिर उसकी लाश कंधे पर उठाए घूमने में क्या दुख है। यह जो स्मृतियां हैं, यह दुख है, यह पीड़ा है, यह लाश नहीं तो और क्या है। मजा आता है क्या इसमें? चलिए ठीक है, हो सकता है आपको दोबारा प्रेम हो जाए। अब क्या होगा? ऐसी स्थिति में नए प्रेम का जन्म होता है या किसी के प्रति आकर्षण की भावना उत्पन्न होती है, तो क्या हर्ज है, होने दीजिए। दोबारा प्रेम होना ना अनैतिक है ना अप्राकृतिक है, लेकिन अन्य किसी से प्रेम करने की जल्दबाजी ना करें। पहला प्रेम भूलने के लिए दूसरा प्रेम आवश्यक है, या एक व्यक्ति से प्रतिशोध लेने के लिए दूसरे व्यक्ति से प्रेम करना जरूरी है, ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य कदापि ना करें। और आप इतने समझदार तो होंगे ही कि पहले प्रेम में जो आपसे गलतियां होंगी दूसरे प्रेम में आप उसे नहीं दोहराएंगे। तो मित्रों, बस फाइनल बात, बिल्कुल व्यावहारिक बात, आपको मैंने बताया कि कैसे सजेशंस आप अपने अवचेतन को देंगे कि आप उस प्रेम को भूल सकेंगे या प्रेम को प्रगाढ़ बना सकेंगे। तो आप अपने अवचेतन को सजेशन किस तरह से देंगे, यह कार्य व्यावहारिक रूप से किस तरह करें। इसके लिए सबसे पहले शांत चित्त होकर बैठ जाएं अथवा लेट जाएं। उसके बाद कोई मधुर संगीत, सितार, पियानो, गिटार, आपके पास मोबाइल होता है उसमें एक ऑडियो क्लिप डाउनलोड करें और ईयरफोन लगा लीजिए। उसके बाद ये जो सारी बातें मैंने आपसे कही ऊपर कि प्रेम दोबारा हो सकता है, प्रेम को बुलाया जा सकता है, प्रेम यदि आपको तकलीफ दे रहा है तो उसको कम भी किया जा सकता है, और अपने आप को सजेशंस दें, मन ही मन कहें कि फला फला व्यक्ति से मेरे प्रेम की तीव्रता कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। उसके प्रति आकर्षण या प्रेम की भावना कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। मेरा मानसिक विचलन धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। यह कार्य आप ध्यान के अंतर्गत और स्व सम्मोहन की विधि से भी कर सकते हैं, संगीत के साथ कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम है, एक बार हमारे मित्र से मैंने कहा तो उन्होंने कहा भाई मुझे तो अपनी प्रेमिका का चेहरा बार बार याद आता है, मैं क्या करूं। मैंने कहा आपको नियंत्रण करना होगा। फिर उन्होंने कहा कि वो
उससे मुलाकात भी हो जाती है, तो फिर वो सारी चीजें मैं भूलने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो फिर दुष्यंत का शेर है, मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूं, मैं जिसे ओढ़ता भी चाहता हूं। तो ऐसा होता है, लेकिन जब प्रेम पात्र आपके सामने आ जाएगा तो अपने आप को समझाना आपका व्यर्थ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए फिर से शांत होकर अपने मन को सजेशन दें और कल्पना में यह दृश्य विजुलाइज करें कि वह व्यक्ति आपके सामने आया है, फिर भी आप शांत हैं। आपको एक मनोविज्ञान का फार्मूला बताना चाहता हूं कि इमेजिनेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन विल, यानी कल्पना जो होती है वो आपकी इच्छा से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। आप जो कल्पना करेंगे वही कल्पना साकार होती है कि दुनिया ऐसे ही बनी है। मनुष्य ने उड़ने की कल्पना की तो विमान बनाया, मछलियों जैसा तैरने की कल्पना की तो ये पनडुब्बियां बनाई। तो आप विजुलाइज करें कि वो आपका प्रेमी या प्रेमिका आपके सामने है, फिर भी आप शांत हैं, आप विचलित नहीं हैं, आप आंसू नहीं बहा रहे हैं और उससे मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं। अगर कंट्रोल नहीं होता है, यानी कि मित्रवत व्यवहार नहीं कर सकते हैं ब्रेकअप के बाद, तो कुछ समय के लिए आमने सामने आने के प्रसंग टाल दें, लेकिन गुस्से में ऐसा नहीं करें, क्योंकि क्रोध और घृणा यह भी प्रेम के नकारात्मक प्रतिरूप हैं। तो मित्रों, अंतिम बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अपने आप को समझाते हुए या अपने अवचेतन को सजेशंस देते हुए यह बात तो कहें कि फला फला व्यक्ति के प्रति मेरी प्रेम भावना, आकर्षण या यौन आकर्षण की भावना कम हो रही है, लेकिन जो सामान्य रूप से नैसर्गिक यौन सुलभ भावना है, जो इस समस्त संसार में व्याप्त प्रेम की भावना है, आकर्षण की भावना है, वो मेरे मन में यथावत है, अन्यथा वह भी समाप्त हो जाएगी तो आप मनुष्य नहीं रहेंगे। और उसके बाद आप प्रेम शब्द से या स्त्री या पुरुष जैसे शब्द से भी घृणा करने लगेंगे और वो फिल्मी डायलॉग मारेंगे कि दुनिया की सभी औरतों से या सभी पुरुषों से मुझे नफरत हो गई है। मित्रों, याद रखिए, प्रेम एक नैसर्गिक भावना है, वह जीवन में कभी भी, कहीं भी, किसी भी उम्र में किसी से भी हो सकता है। सो बिना दिल या दिमाग का ख्याल किए प्रेम करते रहिए और केवल प्रेमी या प्रेमिका से प्रेम मत कीजिए। मैंने आपको इतने सारे प्रेम बताए हैं, तो समस्त मानव जाति से प्रेम कीजिए, हर धर्म के व्यक्ति से प्रेम कीजिए, हर जाति के व्यक्ति से प्रेम कीजिए, पड़ोसी से प्रेम कीजिए, माता पिता और रिश्तेदारों से प्रेम कीजिए, और मेरी बात पसंद आई हो मित्रों तो मुझसे भी प्रेम कीजिए और गाते रहिए किशोर कुमार का गाया हुआ गीत, मस्त गीत, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बता रहे हैं?